हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईटीओ क्लासेस। दोस्तों, आज है दिसंबर 1 2021, वेंसडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। ज़्यादा डिले बिल्कुल नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम की बात। तो आपके सामने जो है वो है आपका फ्रंट पेज, और फ्रंट पेज पे जो सबसे पहली न्यूज़ है वो आती है राइडिंग कंजप्शन एंड द फार्म अपटिक। अपटिक का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, इंक्रीज होना, अपग्रेड होना। इकोनॉमी ग्रोज एट 8.4% इन सेकेंड क्वार्टर। देखिए, एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और जब हम लोग क्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर माना जाता है। अगर आप ड्रिंक करते हो, कोई आपकी फैमिली में कोई ड्रिंक करता हो यार दोस्तों, अभी लोग क्वार्टर की बात करते हैं ना कि यार मेरी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, मेरे क्वार्टर में कुछ नहीं होता, मैं तो 3-4 क्वार्टर पी जाता हूँ। फिर वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं तो 1 बोतल पी जाता हूँ, आधी बोतल पी जाता हूँ। तो क्वार्टर बेसिकली होता है कि 1/4। तो सेकेंड क्वार्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वार्टर का मतलब है जुलाई से लेके सितंबर के महीने तक। अब आप बोलोगे सर तो साल तो जनवरी से शुरू होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च ये क्वार्टर होना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है। हमारे में यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो अप्रैल से शुरू होता है ना, अप्रैल से। तो अप्रैल, मई और जून, ठीक है, ये पहला क्वार्टर हो गया। जुलाई, अगस्त और सितंबर ये सेकंड क्वार्टर हो गया। सितंबर के बाद क्या आता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च। ये इस तरह से 4 क्वार्टर होते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो अभी जो सेकंड क्वार्टर है वहां पे हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 8.4% देखी गई है, जो काफी अच्छी है। क्योंकि आरबीआई ने सोचा था कि 7.9% होगी, लेकिन थोड़ा उम्मीद से ज़्यादा हम लोगों ने परफॉर्म किया है। तो 8.4 की ग्रोथ है। आपको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि अरे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। पहले ये बता देता हूँ इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वैक्सीनेशन हुआ है। वैक्सीनेशन होने की वजह से इकोनॉमी थोड़ा ओपन हुआ है, काम धंधा थोड़ा चलना शुरू हुआ है, तो उसकी वजह से जीडीपी थोड़ा ग्रोथ हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न यहाँ पे वो है लो बेस। आपको जो 8.4% नज़र आ रहा है ना, वो लो बेस की वजह से है। क्योंकि पहले इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डाउन चली गई थी, एकदम से बिल्कुल बॉटम में चली गई थी, माइनस में भी चली गई थी, और टोटल टोटल रिसेशन हो गया था इंडिया में। तो आप लोग ना बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहे हो, इसीलिए आपको 8.4% नजर आता है। लेकिन अगर आपको रियल परफॉर्मेंस जाननी है ना, तो आप परसेंटेज को मत देखिए, आप एब्सोल्यूट टर्म को देखिए। प्री कोविड के समय में इंडिया की जो जीडीपी थी, उसके मुकाबले में इंडिया की जीडीपी ओनली 0.33% इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो आप उससे मेजर कीजिए एब्सोल्यूट टर्म में। इस समय जो इंडिया की जीडीपी है वो है 35.73 लाख करोड़, जो कि 2 साल पहले भी उतनी ही थी। तो अगर आप प्री पेंडेमिक से पहले की अगर बात करो तो इंडिया की जो जीडीपी है वो बिल्कुल हल्की सी इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में करोगे तो 8.4% हो गई। तो थोड़ा सा इसमें जो है ये बेस वाला रीज़न होता है। जब बेस बहुत लो चला जाता है तो उस समय जीडीपी की ग्रोथ आपको थोड़ी अच्छी नज़र आती है। तो इसी वजह से हमारा बेस बहुत लो चला गया था। बेस इफेक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पिछले कई सारे एडिटोरियल्स में बता चुका हूँ। एक्चुअली आज का एक्सप्लेन्ड सेक्शन भी इसी के बारे में, अगर आपको पढ़ना है ना तो आप पढ़ सकते हो कि हमारे जो क्वार्टर 2 में जीडीपी की डेटा है उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखा गया है। तो एब्सोल्यूट टर्म में अगर आप देखोगे तो इंडिया की जीडीपी 2017, 18, 19, 20, 21 से अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे ना तो कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमारा हुआ नहीं है पिछले 2-3 साल में। लगभग हमारी जीडीपी उतनी ही अटक गई है। हालांकि पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी अनफॉर्चुनेटली। पेंडेमिक से अभी थोड़ा सा इंप्रूव होना शुरू हुआ है, लेकिन पेंडेमिक से पहले ही मतलब आप समझ सकते हो कि हमारी जीडीपी की पहले ही हालत बहुत ख़राब थी 2018-19 में भी। और अनएम्प्लॉयमेंट भी 45 सालों में सबसे ज़्यादा थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेंडेमिक की वजह से ही ये हालत हुई है, पेंडेमिक से पहले भी हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे। अगर आप जीडीपी की करते हो तो जीडीपी के अंदर हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं? देखिए, जीडीपी के 4 फैक्टर होते हैं दोस्तों। पहला फैक्टर होता है प्राइवेट कंजम्पशन, कि मतलब आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, क्या फूड कंज्यूम कर रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो वो आता है आपका प्राइवेट कंजम्पशन में, तो इसे बोला जाता है सी। दूसरा जो फैक्टर होता है यहाँ पे उसे बोला जाता है जी। जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग।
ठीक है, गवर्नमेंट ब्रिज बनाती है, स्कूल बनाती है, रोड बनाती है, वो सब्सिडी पे पैसा खर्च करती है, तो इसे आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग कह सकते हो। तो ये सेकंड फैक्टर इसके अंदर होता है। तीसरा फैक्टर होता है कि टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे लोग जो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, नई नई फैक्ट्रीज लगाते हैं, बिजनेस ओपन करते हैं, उसे आप इन्वेस्टमेंट कहते हो, तो ये भी जीडीपी का पार्ट होता है। और चौथा होता है हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, मतलब इंडिया जो है वो इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर मिला के हमारी कंट्री का एक जीडीपी बनाते हैं। अगर आप इनको अलग अलग तरीके से देखना चाहते हो तो इसको भी देख सकते हो। देखिए ये वाला जो फैक्टर है ना टेबल के अंदर, ये प्राइवेट कंजम्पशन का है। मतलब 2017 में इंडिया में टोटल रहने वाले जितने भी लोग थे वो 17,50,000 रुपये खर्चा कर रहे थे प्राइवेट कंजप्शन में। 2021-22 में 19 लाख कर रहे हैं, मतलब हल्का सा 1-2 लाख रुपए का फर्क पड़ा है पिछले 3-4 साल में, जो कि बहुत माइन्यूट सा यहाँ पे है। अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करो तो 2017-18 में हमारी जो गवर्नमेंट है वो लगभग 3,67,000 लाख करोड़ रुपए जो खर्चा कर रही थी। अभी वो जो है ओनली 3,61 करोड़ पैसा खर्चा कर रही है। तो ये वही कम हो गया है, बल्कि 4 साल पहले सरकार जो खर्चा कर रही थी अभी वो कम हो गया है। अगर आप और आप यहाँ पे इसमें भी देख सकते हो, कैपिटल फॉर्मेशन में देख सकते हो, मतलब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है वो, आई वाले फैक्टर की बात कर रहा है। और आप नेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी देख सकते हो, तो इंडिया मतलब यहाँ पे नेगेटिव में ही गया है, पॉजिटिव में नहीं गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो इंडिया की जीडीपी की हालत काफ़ी ख़राब है। लेकिन परसेंटेज के टर्म में देखो, देखिए परसेंटेज क्या होता है ना दोस्तों, परसेंटेज जो है वो पिछले साल से कंपेयर किया जाता है। तो मतलब पिछले साल जो सेकंड क्वार्टर में जीडीपी थी उसके कंपैरिजन में इंडिया की जीडीपी 8.4% ज़्यादा है। लेकिन वही समझने की बात है भैया, पहले आप बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, इस बार थोड़े से कम गरीब हो, है ना। तो लेकिन हालत अभी भी ख़राब है। पिछले बार जो है आपका पैंट फटा हुआ था जिसके अंदर 4 बड़े-बड़े होल्स थे। इस बार 4 होल में से आधा होल बंद हो गया, तो 3.5 होल अभी भी बचे हुए हैं बेसिकली। तो ये होता है एक बेस इफेक्ट। आपको परसेंटेज टर्म में ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में आपको एक्चुअली पिक्चर यहाँ पे नज़र आती है। तो थोड़ा-सा अगर आपको पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हो। एक यहाँ पे टर्म की बात की गई है, वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी का मतलब ये होता है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊँ आपके लिए, तो जैसे मान लो पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसे जा रही थी, ऐसे एकदम भैया नीचे चली गई थी, बॉटम में एकदम खत्म हो गई थी। वी शेप रिकवरी का मतलब होता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी इस तरह से ग्रो करना शुरू कर देती है धीरे धीरे ऊपर। तो ये जो सेकंड वाला फैक्टर है ना, ये ग्रोथ है, और ये नीचे वाला फैक्टर है ना, ये डिक्लाइन होता है। इसे कहा जाता है वी शेप रिकवरी। तो अगर इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना है अच्छे से, तो इंडिया की इकोनॉमी की वी शेप रिकवरी होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में कौन सी रिकवरी हो रही है? इंडिया में हो रही है के शेप रिकवरी। ठीक है, वो इस तरह की रिकवरी हो रही है इंडिया में। के शेप रिकवरी का मतलब होता है कि कुछ सेक्टर तो ग्रो कर रहे हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन बाकी बचे हुए सेक्टर बिल्कुल एकदम औंधे मुंह, मतलब उल्टे मुंह जो है नीचे गिर गए हैं बेचारे। इसे के शेप रिकवरी कहते हैं। तो इंडिया में इस समय के शेप रिकवरी चल रही है, लेकिन जरूरत किसकी है? वी शेप रिकवरी की हम लोगों को जरूरत है। तो बस इतना ही छोटा सा फैक्टर था। ये रिकवरीज वगैरह के बारे में ऑलरेडी हम लोग, अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हो और हम एनालिसिस वगैरह देखते रहते हो, तो आपको पता होगा ये अलग अलग शेप की रिकवरी में आपको पहले काफ़ी टाइम पहले करवा चुका हूँ कई बार, और डेफिनेटली फ्यूचर में भी करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको ताकि मिलता रहे, और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हम इसी तरह से करते रहेंगे। खैर, आगे और कोई खास न्यूज़ यहाँ पे नहीं है। डेमोग्राफिक बैलेंस अपसेट इन द बॉर्डर स्टेट। देखिए अभी आपको पता है कि बीएसएफ का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो बढ़ा दिया गया था, स्पेशली पंजाब में इसको लेके काफ़ी हंगामा हुआ था। कि जो बॉर्डर है ना, इंटरनेशनल जो बॉर्डर होता है हमारा, जैसे आसाम में है, वेस्ट बंगाल में है, इधर राजस्थान गुजरात में है, पंजाब में है, तो यहाँ पे बीएसएफ की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको अभी, पहले वो 15 किलोमीटर हुआ करती थी, अभी 50 किलोमीटर कर दी गई है। जिसकी वजह से पंजाब की पॉलिटिक्स में काफ़ी हंगामा हो गया। अपोजिशन वाले कहने लगे कि पूरे का पूरा पंजाब जो है वो सरकार के अंडर में चला गया है, कंट्रोल में चला गया, कुछ ऐसे फालतू की बकवास कर रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीएसएफ का एरिया बढ़ भी जाता है तो इससे वहाँ की लोकल पुलिस के ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि चार्जशीट जो दाखिल की जाती है उस वो पावर बीएसएफ के पास नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट जो की जाती, सॉरी, इंटेरोगेशन जो की जाती है, इंटेरोगेशन की भी पावर बीएसएफ के पास नहीं होती है। तो अगर आपको कोई इंस्पेक्शन करना है, इंटेरोगेशन करना है, चार्जशीट फाइल करनी है, तो सारी की सारी पावर लोकल पुलिस के पास होती है, बीएसएफ के पास नहीं होती है। बीएसएफ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? सीज कर सकती है। सीज इन द सेंस के वहाँ पे जाके सर्च कर सकती है। अगर किसी को शक है बीएसएफ को किसी के ऊपर के वो ड्रग वाला धंधा कर रहा है या कुछ भी स्मगलिंग कर रहा है, तो जाके उसको सर्च कर सकती है। लेकिन सर्च करने से पहले भी उसको लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन करनी देनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ है नहीं, जिस जिस स्टेट में बीएसएफ, जैसे आसाम में, वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में काफ़ी लंबे समय से बीएसएफ काम कर रही है लोकल पुलिस के साथ, तो किसी तरह कोई झगड़ा हुआ नहीं था।
थोड़ा पॉलिटिक्स का थोड़ा सिस्टम ऐसा ही रहता है इंडिया में। लोग पॉलिटिशियंस को पता होता है कि चीज़ अच्छी है, उसके बावजूद भी बस उनको है ना अपोजिशन करना रहता है। तो अभी जो हमारे जो बीएसएफ के डीजी हैं पंकज सिंह जी, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये जो जुरिस्डिक्शन की जो बात कर रही है, इसके पीछे बढ़ाने का रीज़न क्या है? डेमोग्राफिक है कि बीएसएफ ने सर्वे किया था और रिसर्च किया था, उसमें ये पाया गया था कि बॉर्डर एरियाज़ में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। डेमोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों पॉपुलेशन। पिछले कुछ सालों में वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी चेंज हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा रिस्क बढ़ गया है, और उस रिस्क को काउंटर करने के लिए बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन को हम लोगों ने बढ़ाया है। ठीक है, तो ये उनका मानना है। खैर, आगे वाली न्यूज़ देखते हैं क्या है। आगे कहता है गवर्नमेंट पॉलिटिक्स वाली न्यूज़ में है, गिव स्पेस टू द अननोन फ्रीडम फाइटर्स, हाउस पैनल ऑन द टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, देखिए क्या कहता है ये। हाउस पैनल का मतलब होता है पार्लियामेंट्री हाउस। ठीक है, तो पैनल बनाए जाते हैं जब भी किसी बड़ी स्टडी को करना होता है या कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो पार्लियामेंट्री हाउस के अंदर पैनल बनाया जाता है। उस पैनल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स होते हैं, वो किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस डिस्कशन क्या किया गया था? एनसीईआरटी को लेकर डिस्कशन यहाँ पे किया गया था। देखिए, हम लोग सब एनसीईआरटी पढ़ते ही हैं, है ना। एनसीईआरटी में आपने देखिए हिस्ट्री की, स्पेशली एनसीईआरटी की यहाँ पे बात हो रही है। जब आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते होंगे ना, आपको एक चीज़ नज़र आती होगी, कुछ खास लीडर्स ऐसे हैं, फ्रीडम फाइटर्स, जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है ना। अब मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, आपको खुद पता है। कुछ खास लीडर को, जैसे इंटरनेशनल कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स पे फोकस किया गया है। उसके अलावा सिख लीडर्स के ऊपर काफ़ी कम फोकस किया गया है, मराठा लीडर्स के ऊपर काफ़ी कम फोकस किया गया है, वीमेन लीडर हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर बहुत कम फोकस किया गया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर भी बहुत कम फोकस किया गया है। तो उसको रिव्यू करने के लिए एक हाउस पैनल बनाया गया था। इस हाउस पैनल के अंदर जो है टोटल 31 लोग थे, जिसमें से 21 मेंबर जो है वो लोकसभा से थे, और ये 10 मेंबर जो है वो राज्यसभा से थे। और इसको जो हेड कौन कर रहे थे? विनय पी सहस्त्रबुद्धे, मतलब ये इसका नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग काफ़ी समय से इस बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो फाइनली उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है, और उस रिपोर्ट में कुछ कुछ उन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं। उन्होंने कहा है कि देखो, पहले तो सिख और मराठा जो हिस्ट्री है, उसको थोड़ा सा इंक्लूड करने की ज़रूरत है एनसीईआरटी में। उसके अलावा जेंडर इंक्लूसिव होना चाहिए, मतलब और ज़्यादा वीमेन लीडर्स को या वीमेन फ्रीडम फाइटर्स को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। उसके अलावा जो एंशियंट विजडम है, जो वेदास में है, मतलब एंशियंट जो इंडिया की जो साइंस है या आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, उसको और ज़्यादा हिस्ट्री में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारी हिस्ट्री बुक्स में ना फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री को तो ऑलमोस्ट इग्नोर ही कर दिया गया है, लगभग एंशियंट हिस्ट्री को तो ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया गया है। तो इन्होंने कहा है कि भैया एंशियंट हिस्ट्री को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो मतलब एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों को इक्वल इक्वल हम लोग यहाँ पे प्रेफरेंस देने वाले हैं। तो ऐसा कुछ इन्होंने कहा है। और कुछ डेफिनेटली देखिए, सीधी सी बात है, जब एजुकेशन के अंदर इतने सारे चेंजेस होंगे, तो कुछ लोग अपोजिशन भी करेंगे, कुछ लोग सपोर्ट भी करेंगे। जैसे विश्व हिंदू परिषद है या फिर आरएसएस है ना, ये अपनी आइडियोलॉजी के साथ आते हैं। इन्होंने इनका कहना है कि जैसे वीर सावरकर को आप यहाँ पे इंक्लूड कीजिए, हिंदू लीडर्स को इंक्लूड कीजिए, बाबर के ऊपर कम फोकस कीजिए, क्योंकि मुगल दिल्ली सल्तनत और मुगल रूलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया एनसीईआरटी में, ऐसा इनका मानना है। तो इनका कहना है कि भैया उनके स्पेस को थोड़ा कम कीजिए, और दूसरे जो हमारे लीडर्स हैं, राजपूत लीडर्स हैं, या दूसरे हिंदू लीडर्स हैं, या वीमेन लीडर्स रही हैं, आप उनको भी यहाँ पे इंक्लूड कीजिए। बेसिकली ये रिपोर्ट अभी सबमिट की गई है, और कुछ जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनका मानना है कि नहीं, ये गलत है। पहले आप जो इंडिया के हिस्टोरियंस हैं, आप हिस्टोरियंस की मीटिंग कीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, उनके साथ से पूछिए, और फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, है ना। हर चीज़ जो भी आप इंक्लूड करोगे वो वेल रिसर्च होना चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर फैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है अपने मन से कुछ भी लिख दिया। तो ये कुछ कुछ चेंजेस होने वाले हैं एनसीईआरटी में। तो अगले 1-2 सालों में आप देखोगे कि एनसीईआरटी जो नई अपडेट होके आएंगी, उसमें आपको कुछ नया कंटेंट देखने को मिलेगा। लेट्स होप के थोड़ा सा इंक्लूसिव रहे, मेरा तो यही मानना है। और जितने भी जो फिगर्स रहे हैं हमारी हिस्ट्री में, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हमारी सोसाइटी में, तो डेफिनेटली हर किसी को अपना ड्यू मिलना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट हम लोगों को देनी चाहिए। खैर, ये आपका पर्सनल व्यू है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप किसके बारे में क्या सोचते हो। क्या आपको लगता है कि कुछ खास लीडर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, या कुछ खास रूलर्स के ऊपर? आप अपने पर्सपेक्टिव आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली यहाँ पे बता सकते हो। तो योर पर्सपेक्टिव वुड बी वेरी मच वेलकम्ड। एनीवेज, ये एक्सप्लेन सेक्शन में जो एक है यहाँ पे बारबाडोस वाला, इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि बारबाडोस कहाँ है दोस्तों। बारबाडोस जो है वो एक कैरेबियन आइलैंड है।
ठीक है, कैरेबियन, जहाँ से क्रिस गेल आते हैं। क्रिकेट तो आप सब देखते ही होंगे ना, क्रिस गेल एक बहुत ही विस्फोटक और खतरनाक भैया बैट्समैन है। तो ये के ना बड़े कई सारे आइलैंड्स हैं वहाँ पे। तो जैसे जमाइका आइलैंड है, बारबाडोस आइलैंड है ना, कई सारे आइलैंड हैं वहाँ पे। तो बारबाडोस एक आइलैंड नेशन है बेसिकली, और ये ब्रिटिश कॉलोनी रहा है। ब्रिटिश कॉलोनी रहा है बहुत समय से। कैरिबियन आइलैंड में 1625 में ब्रिटिशर्स पहुंचे और फाइनली 1627 में उन्होंने अपना वहाँ पे रूल एस्टेब्लिश कर लिया था। बारबाडोस के अंदर ब्रिटेन का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, मतलब इंग्लिश वहाँ पे बोली जाती है, क्रिकेट वहाँ पे खेली जाती है। इवन बारबाडोस को लोकल ना लिटिल इंग्लैंड भी कहते हैं। इंग्लैंड का बहुत हर जगह आप देखोगे वहाँ पे स्कूल्स वगैरह वो भी एकदम पूरा ब्रिटिश मॉडल पे हैं। सड़कें जो वहाँ की जुडिशरी है, जो वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ की जो लैंग्वेज है, कल्चर है, पूरा एकदम से ब्रिटिश हो चुका है। पॉपुलेशन बहुत कम है, लगभग 3 लाख के लगभग ही लोग हैं। बहुत ही ज़्यादा कम पॉपुलेशन है, लेकिन ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फाइनली हुआ क्या कि 1966 में बारबाडोस को फ्रीडम मिला और ब्रिटिश जो है वहाँ से छोड़ के चले गए। लेकिन ब्रिटिश छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं छोड़ पाता है ना। इंडिया को ही देख लीजिए, 1947 में ब्रिटिश लोग चले गए, लेकिन आज भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्रिटिश के जैसा सोचते हैं, ब्रिटिश के जैसा खाते हैं, ब्रिटिश के जैसा पीते हैं और ब्रिटिश लोगों की ही बड़ाइयाँ करते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, अरे अंग्रेज लोग ये बना के चले गए, उसे बड़ा प्राउड फील करते हैं। ठीक है, आपको करना है करिए। लेकिन तो बारबाडोस में क्या था, बारबाडोस अभी रिपब्लिक नहीं था दोस्तों। रिपब्लिक का मतलब होता है कि वहाँ का जो टॉप जो ना जो लीडर होता है, मतलब बेसिकली जो टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है। तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो वहाँ के लोगों के द्वारा चुना जाए। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट लोगों के द्वारा चुना जाता है ना, तो ये इंडिया की रिपब्लिक है। लेकिन बारबाडोस जो है वो रिपब्लिक नहीं थी, वो मोनार्की थी। मोनार्की इन द सेंस कि वहाँ पे जो टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी वो कौन थी, वो क्वीन थी भैया, क्वीन एलिजाबेथ ऑफ ब्रिटेन। जैसे 47 से पहले इंडिया की भी वही हुआ करती थी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, क्वीन को जो है वहाँ से हटा दिया। उन्होंने कहा कि भैया आप अपने घर पे रेस्ट कीजिए, ये हम लोग यहाँ पे ये नहीं चलेगा, हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाएंगे। मतलब हमारे यहाँ पे जो अभी प्रेसिडेंट होंगे वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। सो नाउ बारबाडोस हैज मूव्ड फ्रॉम द मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राइट। सो दैट इज द थिंग हेयर। अभी आप सोच रहे होंगे सर ये ऐसा मतलब, हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेंगे अभी भी। बारबाडोस वुड बी ए पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ। कुछ कंट्री ऐसी हैं इंडिया में दुनिया में अभी भी, जहाँ पे ब्रिटिश जो क्वीन है उनको माना जाता है हेड ऑफ द स्टेट। जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनिया, जमाइका वगैरह। इंडिया में क्वीन को हेड ऑफ द स्टेट नहीं माना जाता, 47 से पहले माना जाता था। हमारे यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं भैया वो प्रेसिडेंट होते हैं, एंड ही इज सिलेक्टेड एंड इलेक्टेड बाय पीपल इटसेल्फ। तो कुछ कंट्री अभी भी हैं वहाँ पे ऐसी, ठीक है। तो यही कुछ आपको थोड़ा सा यहाँ पे था। इससे पहले मॉरिशस ने 1992 में भी ऐसा किया था। गायना ने 1970 में, और त्रिनाड टोबैगो ने 1976 में। तो इतनी डिटेलिंग आपको एग्जाम के लिए करने की याद नहीं है, बस एग्जाम में आप ना बारबाडोस याद कर लेना। बारबाडोस कहाँ है, बारबाडोस की कैपिटल क्या है, बारबाडोस को कब आज़ादी मिली थी, है ना। थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो, क्योंकि न्यूज़ में है तो थोड़ा बहुत आपसे वो पूछ सकता है एग्जाम में। खैर, अब मूव करते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन में। आज के एडिटोरियल सेक्शन में देखिए ये ना रिकमेंडेड है, आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हो। हालांकि काफ़ी बायस्ड मुझे नज़र आया ये, बट ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का आप दिमाग लगा के इसको पढ़ सकते हो। जो चीज़ आपको यहाँ पे पॉजिटिव लगे एग्जाम के परस्पेक्टिव से उसको निकाल सकते हो, जो नेगेटिव लगे उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ सकते हो, रिकमेंडेड रहेगा मेरी तरफ से। हाँ, ये आज काम की चीज़ है आज के एडिटोरियल में। बढ़िया है। जीएस पेपर 3 से आप इसको कवर कर सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से। इवन आपको जीएस पेपर 3 में आप इसको एनवायरनमेंट वाले पोर्शन से भी कवर कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कर रहा है। तो क्लाइमेट चेंज, क्लीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ना, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं। तो दोनों जगह से आप इसको कवर कर सकते हो। हालांकि इसको लिखने वाले जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर हैं ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिस्टर महेंद्र नाथ पांडे। तो लेकिन इन्होंने इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं की है, एकदम बढ़िया एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कंटेंट इन्होंने यहाँ पे दिया है। देखिए, शुरुआत कहाँ से करते हैं। कहते हैं कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट कार मेकर है इन द वर्ल्ड, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आने वाले समय में हम लोग टॉप 3 में भी होने वाले हैं, ठीक है। तो 40 करोड़ कस्टमर इंडिया में 2023 में 2030 तक जो है वो होने वाले हैं। मतलब जिनके पास कोई ना कोई व्हीकल होने वाला है, चाहे वो कार हो, बाइक हो, है ना, किसी भी तरह का व्हीकल उनके पास होगा। तो ये कहते हैं कि ये तो एक स्टोरी है ना, एक साइड की स्टोरी है, जो फैक्ट आपको नज़र आते हैं। लेकिन कहता है कि इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। हर चीज़, मतलब रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है,
रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ एकदम से चेंज हो जाना, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। तो इंडिया में एक ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है अगर हमें क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है तो, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये तो ये है कि भैया इस समय इंडिया में जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत ही एक्सपेंसिव इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब पेट्रोल, डीजल, है ना, नेचुरल गैस वगैरह हम लोग सब इंपोर्ट ही तो करते हैं। इंडिया में तो बहुत कम प्रोड्यूस होता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे जो सिटीज़ हैं वो ओवर क्राउडेड हो चुकी हैं, ये भी बहुत समस्या हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारे यहाँ पे फ्लाईओवर्स नहीं हैं, सड़कें चौड़ी नहीं हैं, है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। और इंटेंस एयर पोल्यूशन भी होता है जिसकी वजह से। तो इंडिया को चाहिए कि अगर इन समस्याओं का सोल्यूशन ढूंढना है तो इंडिया को एक ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। उस रेवोल्यूशन में इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है? पहली बात इन्होंने कहा कि बेटर वोकेबिलिटी। अब आप देखोगे हमारी क्या होता है हमारी सिटीज़ में जो फुटपाथ होते हैं, देखिए फुटपाथ किस लिए बने होते हैं? फुटपाथ मतलब चलने वाले लोगों के लिए रास्ता होता है वो। लेकिन हमारे यहाँ पे फुटपाथ पे क्या होता है? गोलगप्पे की रेडी लगी होगी, है ना, छोले कुलचे वाला बैठा होगा, कोई छोटा मोटा सामान बेच रहा होगा, कोई मेहंदी लगा रहा होगा। हमारे यहाँ पे फुटपाथ उसके लिए यूज़ होता है। तो रास्तों को वोकेबिलिटी बनाइए, है ना, उनकी वोकेबिलिटी बढ़ाइए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चल सकें। अरे कम से कम मार्केट में तो पैदल चल सकें, है ना। तो एक वो चीज़ है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन का ये भी एक पार्ट है। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ाइए ताकि लोग बसों में यात्रा कर सकें, मेट्रो में यात्रा कर सकें, ट्रेन में यात्रा कर सकें, प्राइवेट व्हीकल की बजाय। और लोग क्यों क्यों नहीं करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में? आप सभी को पता है, बहुत हालत ख़राब है। अगर आप कभी ट्रेन में जाओ, देखिए जनरल में तो जाना की हालत वैसे ही ख़राब है ना। जनरल में तो अगर आप बहुत हेल्दी आदमी हो तो बाहर आप निकल के तो कोमा में आ जाओगे। अगर आप कभी जनरल में पहले यात्रा नहीं की है तो कभी मत करना, है ना, हालत बहुत ख़राब है। ऊपर से आप उनका टॉयलेट देख लीजिए, कितनी हालत ख़राब है, लोग नीचे ही पोटी कर देते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। पानी वहाँ पे नहीं होता है, सैनिटेशन वहाँ पे नहीं होता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की आप ना थोड़ी फैसिलिटी बढ़ाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पहले प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते थे वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें। तो ये इससे क्या होगा, लोग प्राइवेट व्हीकल को चलाना कम करेंगे, जिससे ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा। आप रेलवेज और रोड्स की जो है क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकते हो, है ना, वो थोड़ी सारी चीज़ें हैं। और बेटर कार्स, अच्छी कार बनाइए। यहाँ पे बेटर कार का मतलब क्या है? बेटर कार का मतलब है इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है, वो आप कर सकते हो। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे डीकार्बनाइजेशन होगा। डीकार्बनाइजेशन का मतलब होता है कि भैया कार्बन का जो एमिशन इंडिया करता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ऐसा करना सिर्फ इंडिया की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा इंडिया की का कमिटमेंट भी है, क्योंकि EV30 एंड 30 इंडिया इस कैंपेन का पार्ट है। इसका मतलब ये है, अब ये EV30 एट 30 का मतलब ये होता है दोस्तों कि इंटरनेशनल कैंपेन है जिसके तहत 2030 तक 30% जो नए व्हीकल होंगे ना वो इलेक्ट्रिक होने चाहिए। मतलब 30% एट 2030। इंडिया ने भी ये कमिटमेंट लिया है कि अगले 10 साल में इंडिया में जो भी व्हीकल्स की बिक्री होगी उसमें से 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। और मोदी जी अभी गए थे COP26 में ग्लासगो में, तो वहाँ पे पंचामृत बोल के आए हैं भैया। पंचामृत का मतलब यह है कि इंडिया के 5 टारगेट हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। इनमें से एक टारगेट वो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी वाला भी है। तो इंडिया को अगर पाँचों अमृत में से एक अमृत को अचीव करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो आपको चलाना ही पड़ेगा। ऊपर से इंडिया ने बहुत सारे प्रोमिस करके आए हैं। मोदी जी ग्लासगो में गए थे, कहा कि भैया हम लोग 2030 तक 1 बिलियन कार्बन एमिशन को कम करेंगे, 2070 तक हम लोग नेट ज़ीरो अचीव करेंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बोल के आए। तो अगर इंडिया को ये सारी चीज़ें अचीव करनी है और पेरिस अग्रीमेंट के अंदर जो इंडिया ने INDC दिया था अपना कमिटमेंट, उसको अचीव करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है उसको प्रमोट करने की, राइट। देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसा भी यहाँ पे इंक्लूड है। इंडिया जो है $100 बिलियन एक साल में हम लोग क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। तो सोच के देखो यार, $100 बिलियन कितना ज़्यादा होता है ना। और सिर्फ यहाँ पे पैसे की बात भी नहीं है, यहाँ पे बात आती है इन्फ्लेशन की। अभी समझ लीजिए आपके क्रूड ऑयल की ना कि क्रूड ऑयल का महंगाई के ऊपर बहुत सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो भी चीज़ आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो उसमें तो तेल लगता है। और अगर तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होगी तो जो चीज़ें हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। और इंडिया इसके ऊपर मतलब मिडल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडिया के जो इंटरनेशनल एक नेगोशिएशन की जो पावर है वो भी कम होती है। तो अगर इंडिया को ये सारी चीज़ें करनी है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को हमें यहाँ पे प्रमोट करना ही पड़ेगा। और सिर्फ यही कारण नहीं है, और भी कारण है, जॉब क्रिएशन। और भैया इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग जब इंडिया में बढ़ेगी तो एक नया जॉब क्रिएशन का सेक्टर बढ़ेगा।
है ना, लोगों को स्किल मिलेंगे, लोगों को जॉब्स मिलेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, ओवरऑल इंडिया की जीडीपी भी ग्रोथ होगी, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे है। और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की पेनिट्रेशन बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया को ये सब करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर टोटल व्हीकल्स की बात करो ना, चाहे वो टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, तो दुनिया में इस समय 2%, ठीक है, जो मतलब जो कार बेची जा रही हैं उसमें से 2% इस समय इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड की वो बात कर रहा है, इंडिया में तो अभी काफ़ी कम है ये। अगर आप इंडिया की टोटल व्हीकल्स की बात करो, तो कार सेल्स की अगर आप बात करो तो 2.6% टोटल कार सेल जो है दुनिया में इस समय वो ग्लोबली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? देखिए, धीरे-धीरे जैसे आपने कई सारी कंपनीज़ का नाम सुना होगा, टेस्ला सुना होगा या फिर वोक्सवैगन सुना होगा। अब ये सारी की सारी कार कंपनियाँ ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना रही हैं। क्यों बना रही हैं? सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे ये है कि धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट भी कम हो रही है। कॉस्ट क्यों कम हो रही है? क्योंकि जो बैटरी होती है ना, बैटरी सस्ती हो गई हैं, और बैटरी सिर्फ सस्ती ही नहीं हुई है, बैटरी की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। तो आने वाले समय में देखोगे आप, जो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर बैटरी यूज़ होती है वो इतनी पावरफुल होगी कि वो छोटी सी बैटरी जो है कई दिनों तक आपका मोबाइल फ़ोन चलना शुरू हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगी उसकी बैटरी। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होने की वजह से लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। लेकिन इंडिया में क्या समस्या है? इंडिया में समस्या ये है कि हम लोग बैटरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। सबसे बड़ी समस्या इंडिया में ये है। अगर इंडिया को इलेक्ट्रिकल व्हीकल की पेनिट्रेशन को बढ़ाना है तो भैया बैटरी को मैन्युफैक्चर कीजिए, और बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, मेजरली चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंडिया ने पिछले साल ही $1 बिलियन की लिथियम आयन बैटरीज को इंपोर्ट किया हम लोगों ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो डेफिनेटली वो भी एक एंगल यहाँ पे आता है। तो इंडिया को डेफिनेटली अपनी कंट्री में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया। क्योंकि आने वाले समय में बैटरी की कंजम्पशन बढ़ने वाली है, चाहे आप लैपटॉप की बात करो, पावर बैंक्स, मोबाइल फ़ोन्स, है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, यूपीएस, आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगी। तो अगर इंडिया में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग डेवलप होगा तो जॉब्स तो क्रिएशन होगी ही होगी, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी भी हमारी कम होगी। अब ये तो सारी चीज़ें आपने बात कर लिया है कि इंडिया को इसकी क्यों ज़रूरत है और क्या स्टेटस है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया ने कौन-कौन से स्टेप उठाए हुए हैं। तो एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए स्टेप भी बताने पड़ेंगे ना। तो सबसे बड़ा स्टेप हमारे यहाँ पे ये लिया गया, फेम बोलते हैं जिसको, फेम, फास्टर एडॉप्टेशन एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अभी इसका सेकंड फेज़ चला गया है। तो 10,000 करोड़ रुपया सरकार ने इस पे खर्चा किया है। उसके अलावा एडवांस बैटरी सेल अगर कोई कंपनी बनाती है तो इनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाता है, मतलब सब्सिडी टाइप का दिया जाता है। और अगर कोई ऑटोमोटिव कंपोनेंट, अगर कोई कार कंपनी है या कोई भी कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती है, उनको भी लगभग 26,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव हम लोगों ने दिया है। तो बेसिकली सरकार अपनी अपनी तरफ से काफ़ी कुछ कर रही है। तो टोटल मिला के सरकार लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा इस समय लगा रही है, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंसेंटिव हो, किसी भी तरीके से हो। क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट भैया हम लोगों को करना है, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इंडिया की मजबूरी भी है, इंडिया को ज़रूरत भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अगर इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर ग्रो करता है, अगर इंडिया की मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन बढ़ता है, तो कम से कम 2 लाख से लेके 1.5 लाख करोड़ रुपए का हमारा जो इंपोर्ट बिल था क्रूड ऑयल के लिए, वो कम हो जाएगा। और इस पैसे को हम लोग कहाँ खर्च कर सकते हैं? एजुकेशन में खर्च कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में खर्चा कर सकते हैं, हेल्थ में खर्चा कर सकते हैं, है ना? तो काफ़ी फ़ायदे हैं। तो आज हम लोगों ने इस आर्टिकल से क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि प्रेज़ेंट स्टेटस क्या है? हमें इसकी ज़रूरत क्यों है ना? वो उस ये सारा बड़ा फैक्टर तो यही था। उसके बाद कुछ सॉल्यूशन भी हम लोगों ने देखे, और फिर हम लोगों ने देखा कि कुछ स्टेप्स कौन-कौन से सरकार ने उठाए हुए हैं। एकदम बढ़िया बना-बनाया आंसर आपके एग्ज़ाम के लिए ये आर्टिकल दे के गया है। तो इसको आप सेव कर लेना बेसिकली। अगर जब पीडीएफ पढ़ोगे ना, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी ईमेल आईडी वगैरह पे डाल देना, जहाँ पे आप अपने डिजिटल नोट्स बनाते हो, तो उसको यहाँ पे कवर कर सकते हो। बाकी कुछ और न्यूज़, एक छोटी-सी न्यूज़ ये है, कोई ख़ास नहीं है एग्ज़ाम के लिए, तब कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। कहता है कि यूरोप के अंदर ओमनिकोर ऑलरेडी 11-12 दिन पहले आ चुका है। हालाँकि ये अभी डिटेक्ट हुआ है, क्योंकि डिटेक्शन होने में 14-15 दिन तो लग ही जाते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि अफ्रीका के अंदर डिटेक्ट हुआ है, अफ्रीका के अंदर ये पैदा हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें। यूरोप के अंदर ऑलरेडी केस आ चुके हैं, और आने वाले हफ़्ते 2 हफ़्ते में आपको और ज़्यादा केस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन ओमनिकोर ज़्यादा डेडली है डेल्टा से या नहीं है, इसके बारे में अभी कोई खुल के हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन एक बात तो पक्की है कि डेल्टा से कई गुना ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है, मतलब ज़्यादा फास्ट तरीके से ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये एकदम रिसर्च में सामने आ चुका है। डेडली है, सीवियर है, इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैं।
इसके बारे में अभी और डेटा आना बाकी है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे अपनी एनालिसिस। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। अगर आपको डेली एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन से ही मिलेगा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।